आदित्य भी अब तक वहां आ चुका था। वह भी अर्जुन की हालत देखकर काफी टूट सा गया, लेकिन किसी को भी उसके चेहरे से पता नहीं चल रहा था। वह बिल्कुल शांत सा खड़ा हुआ था। आदित्य की यही बात उसे परिवार वालों से अलग करती है। उसे जितना भी दुख हो, दर्द हो, लेकिन कभी चेहरे पर दिखने नहीं देता। लेकिन गुस्सा, गुस्सा हर एक को देखने को मिलता है। वह अपनों पर गुस्सा बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि उसने कभी अपने अपनों से ठीक से बात ही नहीं की। उसे हमेशा से ही अकेला रहना पसंद था। आदित्य भले ही अपनों की खुशी में शामिल नहीं होता, लेकिन उनके दर्द और तकलीफ में हमेशा उनके साथ रहता। अरुणी देवी को भी अर्जुन और विशाखा की हालत पता चलती है। वह अर्जुन के वार्ड में जाती है और बहुत गौर से उसे देखने लगती है। अर्जुन बिल्कुल बेजान सा लेटा हुआ है। उसे ऐसा देखकर अरुणी जी को बहुत तकलीफ होती है। वह अर्जुन के बाल को सहलाते हुए उसके माथे को चूम लेती है और काफ़ी गुस्से से कहती है, अर्जुन, जिसने आपकी ऐसी हालत की है, हम उसका मौत से भी बदतर हालत कर देंगे। यह हमारा वादा है आपसे। थोड़ी देर तक अरुणी देवी ऐसे ही अर्जुन के पास बैठी रहती है, फिर उठकर विशाखा जी के वार्ड में जाती है। वहाँ सभी लोग अरुणी जी को देखकर थोड़ा साइड खड़े हो जाते हैं। अरुणी जी विशाखा के सामने जाकर उसके गाल को छूते हुए कहती है, अर्जुन को कुछ नहीं होगा। उनके इतना कहते ही विशाखा जी, जो बेसुध से लेटी हुई थी, वह झट से अरुणी जी के गले लगकर रोने लगती है। उनको ऐसा रोता देख सब नॉर्मल होते हैं। अरुणी जी भले ही विशाखा जी की सास थी, लेकिन उन्हें माँ से भी बढ़कर मानती थी, क्योंकि विशाखा जी को अरुणी जी ने ही पाला था। जब विशाखा जी के माता पिता उसे बचपन में ही छोड़कर चले गए, तो अरुणी जी ने ही उसे अपने घर में रखकर पढ़ाया लिखाया, और आखिर में जब विशाखा जी उनसे दूर नहीं जाना चाहती थी, तो उसे अपने ही बड़े बेटे पृथ्वीराज से उनकी शादी कर दी। थोड़ी देर तक रोने के बाद वह काफ़ी नॉर्मल हो जाती है। अरुणी जी सबको घर जाने के लिए कहती है। उनकी बात को टालने वाला तो कोई नहीं था, इसलिए सब कोई चुपचाप से घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अनुराग और आदित्य को अपने बड़े भाई को छोड़कर जाना पसंद नहीं आया, तो वह अपनी दादी से कहते हैं, दादी, हम दोनों यहीं रुक जाते हैं भाई के साथ। अरुणी जी एक नज़र दोनों को देखती है, फिर कहती है, ठीक है, लेकिन आदि, आप हमारे साथ चलेंगे। आदित्य बूझे मन से हाँ में सिर हिला देता है। सब अब घर जाने के लिए निकल जाते हैं और अरुणी जी आदित्य को अपने साथ काव्या के वार्ड में ले जाती है। आदित्य अपनी दादी के कहने पर काव्या को गोद में उठाकर हॉस्पिटल से बाहर चला जाता है। अरुणी जी अपने कुछ आदमियों से कहकर कावेरी जी का अंतिम संस्कार की तैयारी करने के लिए कहती है। कुछ देर बाद अरुणी देवी, आदित्य, काव्या, पृथ्वीराज, अमरजीत और रूहान एक जगह में खड़े होकर सामने जल रहे आग के लपटों को देख रहे थे। यहाँ कावेरी जी की अंतिम विदाई की गुहाई कर रही थी। काव्या बिल्कुल शांत खड़ी अपनी दादी को आखिरी बार देख रही थी। अब तक रात के करीबन 3 बज रहे थे। रात ढलने के कगार पर था और एक नई सुबह आने को बेकरार थी। किसी की आंखों में भी नींद का एक कतरा ना था। अंदर जाकर भी सभी सोफे पर बैठे बिल्कुल गुमसुम से लग रहे थे। अरुणी जी के आते ही सब अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। अरुणी जी सबको देखकर कहती है, सभी अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए, और रोमा, आप दोनों काव्या को आदि के कमरे में लेकर जाइए। अरुणी देवी के कहने के मुताबिक सब अपने कमरे में चले जाते हैं। रुमानी और रूहानी काव्या को आदित्य के कमरे में लेकर जाते हैं। रूहानी काव्या को कमरे के अंदर ले जाते हुए कहती है, भाभी, आदि भाई का कमरा और आज से आपका भी। काव्या रूहानी को कोई जवाब नहीं देती, बस कमरे को देखने लगती है। कमरा काफ़ी बड़ा था। सारे सामान को बहुत ही सलीके से रखा गया था। बेड तो इतनी बड़ी थी कि उसमें 4 से 5 लोग आराम से सो सकते थे। बेड के ऊपर आदित्य की बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी। तस्वीर में भी आदित्य मुस्कुराते हुए बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था। काव्या को कुछ न बोलता देखकर रूहानी और रुमानी को बिल्कुल बुरा नहीं लगता, क्योंकि उन्हें पता है कि काव्या इस वक्त के सिचुएशन से गुजर रही है। रुमानी आगे बढ़कर थोड़ा मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है भाभी,
अब हम चलते हैं, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें बता देना। काव्या एक नज़र रुमानी को देखती है और हाँ में सिर हिला देती है। रूहानी और रुमानी दरवाज़ा बंद करके चली जाती है। उनके जाते ही काव्या बेड के नीचे फर्श पर बैठकर रोने लगती है। वहीं कमरे में बहुत ही कम रोशनी में एक आदमी को चेयर पर बांध कर रखा गया था। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि उसे काफ़ी बुरी तरह से मारा गया है। उसके सामने और भी बहुत से लोग जख्मी होकर फर्श पर पड़े हुए थे। उन लोगों के सामने हट्टे खट्टे आदमी खड़े थे। वो उनकी खातिरदारी करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे थे। तभी कमरे का दरवाज़ा खुलता है और एक लड़का उस बंधे हुए इंसान की तरफ बढ़ता है। उसके पास पहुंचते ही उसका बॉडीगार्ड उसके सामने चेयर रख देता है। आदित्य का चेहरा उस हल्की रोशनी में बहुत ही खतरनाक लग रहा था। वह काफ़ी गुस्से में सामने में बैठे इंसान को देख रहा था। वह अपने बॉडीगार्ड को कुछ इशारा करता है तो वह एक पतीले में बहुत ज़्यादा गर्म पानी उस आदमी के हाथों में डाल देते हैं। ऐसा करते ही कमरे में उस आदमी की दर्दनाक चीख सुनाई देती है। अपने बॉस की इतनी दर्दनाक चीख सुनकर फर्श पर पड़े लोगों की रूह कांप उठती है।